हाय देयर, ये STS 630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सो कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर और दूसरा है एथिकल इश्यूज। सो डिफाइन एंड रिफाइन आर टॉपिक, हैविंग अ गुड आइडिया ऑफ योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट करने से पहले लिटरेचर रिव्यू आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू रिसर्च। सो एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ डिफाइंड स्कोप ऑफ योर स्टडी सो दैट यू कैन फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है हैविंग क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस टू गाइड द परस्यूट ऑफ रिलेवेंट मटेरियल। सो स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस का होना जो है वो आपको हेल्प करेगा नैरो डाउन करने में रिसर्च और फाइंड करना मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है नैरोइंग डाउन दी रिसर्च टॉपिक। सो इट्स ऑफन हेल्पफुल टू नैरो डाउन योर रिसर्च टॉपिक टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो ये हेल्प करेगा आपको अवॉइड करने में ओवरवेल्म होना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से, और इंश्योर करना कि फोकस जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट मटेरियल के ऊपर है। उसके बाद है रिव्यू में हेल्प रीफोकसिंग। लिटरेचर रिव्यू हेल्प कर सकता है आपको रिफाइन करने में आपका रिसर्च क्वेश्चन और रीफोकस करना आपका रिसर्च टॉपिक। So now they design a search. So type of review. Determine the type of review you want to conduct based on your research question, जैसे कि systematic review, meta analysis, narrative review या फिर scoping review. So ये आपको help करेगा, this will help guide your search strategy और methodology। और फिर है how extensive, यानी कि डिसाइड हाउ फार बैक, कितना पीछे जो है आप जाना चाहते हैं अपने रिव्यू के साथ, जैसे कि पास्ट 5 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक साइटेशन। सो डिसाइड ऑन अ साइटेशन मैनेजमेंट टूल या मेथड जो है रखने के लिए ट्रैक जो है आर्टिकल का यू फाइंड। और उसके बाद है फिर बिगिन अ फाइल फोल्डर और कंप्यूटर फाइल। सो क्रिएट करना एक डिजिटल फिजिकल या डिजिटल स्पेस क्रिएट करने के लिए आर्टिकल जो आपने फाइंड किए हों। उसके बाद है लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स इन स्कॉलरली जर्नल। सो स्कॉलरली जर्नल जो पब्लिकेशन होती हैं जो कि कंटेन करती हैं एकेडमिक आर्टिकल्स जिसको लिखा होता है एक्सपर्ट ने एक स्पेसिफिक फील्ड में। उसके बाद है फिर locating the relevant material is difficult, relevant article actually। so locate करना relevant article को difficult होता है, and many academic field have abstract or indexes for scholarly literature। so बहुत सी academic fields के पास जो वो database होता है जो कि contain करता है abstract या indexes जो है scholarly literature के। और उसके बाद है फिर look in reference section of library। so researchers जो है वो देख सकते हैं रेफरेंस सेक्शन में लाइब्रेरी के रिलेवेंट आर्टिकल्स के लिए। ये आर्टिकल टिपिकली ऑर्गेनाइज होते हैं बाय सब्जेक्ट और ब्राउज किया जा सकता है फाइंड करने के लिए आर्टिकल्स को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। और उसके अलावा आल्सो अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, सो कंप्यूटर डेटाबेसेस। सो बहुत सी एकेडमिक डेटाबेसेस अब अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि ईजियर बनाता है रिसर्चर्स के लिए कि वो सर्च करें और एक्सेस हो रिलेवेंट आर्टिकल्स। सो कंप्यूटर लिटरेचर सर्च। सो रिसर्चर यूज़ करते हैं बहुत से मेथड ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटराइज रिसर्चेस, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज करना उनको बाय ऑथर, आर्टिकल टाइटल, सब्जेक्ट या कीवर्ड्स। सो कीवर्ड प्ले करता है एक क्रूशल रोल इन कंप्यूटर बेस्ड सर्च एज दे आर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेवेंट होती हैं रिसर्च टॉपिक को एंड आर लाइकली टू बी फाउंड, पाई जाती हैं वो किन में टाइटल में फिर जो कंटेंट होता है आर्टिकल का। सो जब की जाती है कंप्यूटर बेस्ड सर्चेस, रिसर्चर टिपिकली यूज़ करते हैं 6 to 8 कीवर्ड जो कि कैप्चर करता है एसेंस जो है उनके रिसर्च टॉपिक का। और ये कीवर्ड जो है वो नैरो हेल्प करता है नैरो डाउन करने में सर्च रिजल्ट को रिलेवेंट आर्टिकल्स को। सो ये बेनिफिशियल भी है, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंक्लूड करना सेवरल सिनोनिम्स या फिर दूसरे अल्टरनेटिव टर्म्स इंश्योर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्च और अवॉइड करना मिसिंग रिलेवेंट स्टडीज। सो अदर मटेरियल्स के अंदर हमारे पास स्कॉलरली बुक्स आ जाती हैं, डिसर्टेशंस हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और पॉलिसी रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेड पेपर्स हैं।
सो व्हाट टू रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड किया जाए रेफरेंसेस को, सो एसेंशियल है कि इंक्लूड किया जाए जितना भी रिलेवेंट डिटेल्स होती हैं सोर्सेज की, ताकि इंश्योर किया जाए एक्यूरेट साइटेशन और प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ओरिजिनल जो वर्क है उसकी। एंड दिस अप्लाई, ये अप्लाई होता है बहुत सी जो टाइप्स हैं पब्लिकेशन की, जिसके अंदर शामिल है जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स और दूसरे सोर्सेज। सो जर्नल आर्टिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि रिकॉर्ड किया जाए फुल नेम जो है वो ऑथर्स के, टाइटल जो है आर्टिकल का वो, और जो नेम है जर्नल का। इसके अलावा ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, वॉल्यूम और जो इशू नंबर्स हैं और जो पेज नंबर्स हैं आर्टिकल्स के। सो ये इस इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि रीडर जो है वो लोकेट करता है और एक्सेस होता है जो स्पेसिफिक आर्टिकल जो कि रेफरेंस हो रहा है। और सो फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे कि APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या ASA अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी साइट करने में आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल्स। सिमिलरली बुक्स के लिए और दूसरी पब्लिकेशंस के लिए नेसेसरी होता है कि रिकॉर्ड किया जाए फुल नेम जो ऑथर्स का या एडिटर्स का, टाइटल ऑफ द बुक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और जो नाम है पब्लिशर का और स्पेसिफिक एडिशन। एडिशनली इस पेज नंबर या फिर स्पेसिफिक चैप्टर जो है जो कि रेफरेंस हो रहे हैं वो भी नोट होना चाहिए। सो फॉलोइंग अ साइटेशन स्टैंडर्ड साइटेशन फॉर्मेट, जैसे कि APA या फिर MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी साइट करने में बुक्स और दूसरी पब्लिकेशन। सो एडहेरिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि APA या ASA स्टाइल प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस फॉर्मेटिंग रेफरेंस के लिए, इंक्लूडिंग जो ऑर्डर है और जो फॉर्मेट है ऑथर नेम्स का, कैपिटलाइजेशन रूल्स, आइटलाइजेशन, टाइटल्स की और प्रॉपर पंक्चुएशन। सो ये फॉर्मेट फैसिलिटेट करते हैं कंसिस्टेंसी और ईज जो है अंडरस्टैंडिंग की जब रीडर्स जो है वो रेफर करता है साइटेड सोर्सेज को। सो ओवरऑल जब रिकॉर्ड किया जाए रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होता है कि गैदर किया जाए और इंक्लूड किया जाए तमाम जो नेसेसरी डिटेल है सोर्स की, जैसे कि ऑथर नेम्स, टाइटल्स, पब्लिकेशन ईयर्स, पेज नंबर्स और दूसरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो फॉलो करते हुए एक साइटेशन फॉर्मेट जैसे कि APA या ASI स्टाइल इंश्योर करता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग और कंसिस्टेंसी डॉक्यूमेंटिंग रेफरेंसेस में। सो राइट द रिव्यू। रीडिंग क्रिटिकली जो है एक एसेंशियल प्रैक्टिस है फील्ड ऑफ साइंस के अंदर। इसमें शामिल है अप्रोचिंग पब्लिश्ड रिसर्च स्केप्टिसिज्म के साथ और एक्सेप्ट ना करना इंफॉर्मेशन को एट फेस वैल्यू। इंस्टेड क्रिटिकल रीडर्स एवेल्यूएट करता है कंटेंट को, मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन जो कि प्रेजेंटेड होता है साइंटिफिक आर्टिकल्स में, और जो एक एक्सपेक्ट है क्रिटिकल रीडिंग का वो क्या है, असेस करना अलाइनमेंट को, इंट्रोडक्शन और जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है इनके बाकी जो आर्टिकल है वो इंट्रोडक्शन जो प्रोवाइड करता है क्लियर और लॉजिकल बैकग्राउंड स्टडी के लिए, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करता है ऑब्जेक्टिव्स। क्रिटिकल रीडर्स एग्जामाइन करते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन और जो टाइटल है आर्टिकल का अलाइन है कॉन्टेंट्स के साथ, और जो फाइंडिंग प्रेजेंटेड है सब्सिक्वेंट जो सेक्शंस हैं उनके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज या डिस्क्रिपेंसीज इंडिकेट करती हैं लैक ऑफ क्लैरिटी या फिर पोटेंशियल इश्यूज स्टडी के साथ। और जो दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट है क्रिटिकल रीडिंग का वो क्या है, वैल्यूड करना मेथड्स और रिजल्ट सेक्शन। सो ये सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स स्टडी डिज़ाइन के बारे में, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और जो आउटकम है रिसर्च की। क्रिटिकल रीडर्स स्क्रूटनाइज करते हैं मेथडोलॉजी टू असेस इट्स रिगर अप्रोप्रिएटनेस और जो पोटेंशियल सोर्सेज है वाइज की, और वो एग्जामाइन भी करते हैं जो रिजल्ट to determine कि क्या they are whether they are adequately supported by the data and presented analysis presented. So how review will look like? सो ऑर्गेनाइज करना एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, ना सिर्फ सिंपली लिस्टिंग करना समरीज जो है हर रिपोर्ट की। a mere string of notes does not provide a comprehensive review or analysis of the information. So create करने के लिए एक effective review important होता है कि organize किया जाए common finding या arguments को together, identify करना most important आइडियाज़, इस्टेब्लिश करना लॉजिकल लिंक्स डिफरेंट फाइंडिंग से दरमियान, और नोट करना कोई भी डिस्क्रिपेंसी या इनकन्सिस्टेंसी। सो एड्रेस करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को फर्स्ट रिव्यूअर जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है क्लियर फ्रेमवर्क प्रेजेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। सो ये अप्रोच इंश्योर करती है कि जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड अर्ली ऑन, अलाउ करता है रीडर को कि ग्रैस्प करें मेन आर्ग्यूमेंट्स या फिर फाइंडिंग जो है वो बिगनिंग से। एडिशनली जो ग्रुप टुगेदर जो है वो मिल के ग्रुप जो है वो कॉमन फाइंडिंग, ग्रुप टुगेदर कॉमन फाइंडिंग और आर्ग्यूमेंट हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए कोहेरेंट नैरेटिव। ऑर्गेनाइज करते हुए सिमिलर आइडियाज़ को टुगेदर
रिव्यूअर जो है वो प्रेजेंट कर सकता है कंसल्टेटेड व्यू इन्फॉर्मेशन का और हाईलाइटेड पैटर्न्स या फिर ट्रेंड जो एमर्ज होते हैं अक्रॉस द रिपोर्ट। नाउ द प्लेजरिज्म से मुराद एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है कि प्रेजेंट किया जाए किसी दूसरे के वर्क को, आइडियाज़ को या डेटा को एज योर ओन, यानी कि अपना खुद का बताकर और बगैर किसी प्रॉपर क्रेडिट दिए हुए उसको, यानी कि प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा है या फिर उसकी नॉलेज में भी नहीं लाया जा रहा है जिसका वर्क कॉपी किया जा रहा है। सो ये एक तरह का एक फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की भी, और हाईली डिस्करेज किया जाता है इसको एकेडमिक, प्रोफेशनल और क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो इसमें होता क्या है कि दूसरे का वर्क आपने कॉपी कर लिया बगैर उसकी परमिशन के और बगैर कोई प्रॉपर क्रेडिट दिए हुए। सो रिसर्चर्स, जब रिसर्चर, राइटर्स या प्रेजेंटर यूज़ करते हैं डेटा या मटेरियल डायरेक्टली दूसरे पर्सन के रिटर्न वर्क से, तो क्रूशल होता है कि एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करना और क्रेडिट देना ओरिजिनल ऑथर को, और इसमें इन्वॉल्व शामिल है प्रोवाइड करना, प्रॉपर रेफरेंसेस प्रोवाइड करना या साइटेशन इंडिकेट करने के लिए कि जो सोर्स है वो क्या है, कि कहाँ से ली ये इन्फॉर्मेशन। सो एक्नॉलेज करना दूसरों के वर्क को गोज बियॉन्ड जस्ट कॉपिंग वर्बेटिम टेक्स्ट, ये उससे बियॉन्ड है कि सिर्फ कॉपी किया जाए वर्बेटिम टेक्स्ट को। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू गिविंग क्रेडिट्स फॉर आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट भी जो कि ड्राइव हुए हैं किसी दूसरे के वर्क से, इवन के मटेरियल जो वो डायरेक्टली कोट ना भी हो तब भी, यानी आइडिया भी अगर सिर्फ लिया गया है डायरेक्टली, अगर आपने कॉपी नहीं भी किया तब भी। सो एसेंशियल होता है कि एक्नॉलेज किया जाए जो ओरिजिनल सोर्स है जब प्रेजेंट किया जाए या डिस्कस किया जाए आइडियाज़, और जहाँ से वो किसी दूसरे की सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है, आया है आइडिया। सो फॉलो करते हुए प्रिंसिपल जो है प्रॉपर अटेंशन एट्रीब्यूशन का और रेफरेंसिंग का, रिसर्चर्स जो है और रिसर्चर्स एंड राइटर अपहोल्ड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि ट्रेसिबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, गिव्स ड्यू रिकग्निशन to the original creator and helps to avoid the ethical and legal consequences associated with plagiarism. Now the ethical issues in research. So जो ethical issues raised होते हैं given scenario में इसमें शामिल है moral consideration और touch upon philosophical question. So पहला जो scenario है उसमें management जो है listens to, management सुनती है जो union member की conversation होती है कैफेटेरिया में अपनी hidden devices के ज़रिए, उन्होंने जो डिवाइसेस लगाई होती हैं। सो ये जो एक क्लियर ब्रीच है प्राइवेसी की भी और ट्रस्ट की भी, और ये रेस करता है मॉरल क्वेश्चन, जो रिस्पेक्ट है इंडिविजुअल का, जो राइट है प्राइवेसी का। सो ये कोई रेस करता है कंसर्न जो पावर डायनेमिक्स है उसके बारे में, एम्प्लॉय राइट और जो बैलेंस है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के दरमियान। सो दूसरा सिनेरियो ये है कि जब एक रिसर्चर डिस्कार्ड करता है डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सो एथिकल कंसर्न लाई करता है मैनिपुलेशन में या सपरेशन जो होता है डेटा का, और ये रेस करता है क्वेश्चन साइंटिफिक इंटीग्रिटी के बारे में, ऑनेस्टी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर्स की कि प्रेजेंट करें एक्यूरेट और अनबाइस्ड फाइंडिंग, एंड इट टचेस अपॉन द एथिकल ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इवन के ये जो है इट मे बी अनफेवरेबल या फिर डैमेजिंग। सो एथिकल इश्यूज जो है वो अक्सर ऑफन गिव राइज टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, क्योंकि इनमें शामिल है डिस्कशंस और डिबेट कि क्या मॉरली राइट है या रॉन्ग है, और क्या एक्शन या बिहेवियर जो है वो फॉलो होने चाहिए। जबकि इम्पॉर्टेंट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर में बी नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट, कोई भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है एथिकल मैटर के ऊपर, और इंडिविजुअल्स और जो सोसाइटी होती है उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सोसाइटल नॉर्म प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल शेप करने में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एथिक्स के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, और ये नॉर्म्स कलेक्टिव बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं और प्रैक्टिसेस होती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी की या कल्चर की, जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या जो है वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। सोसाइटल नॉर्म प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क डिटरमाइन करने के लिए कि क्या परसीव किया जाता है सही और क्या गलत एक कम्युनिटी के अंदर, जबकि क्रूशल होता है एक्नॉलेज करना कि सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो वेरी करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, टाइम पीरियड और इवन के सब ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के। सो
एथिकल बिहेवियर जो है वो क्रूशल है थ्रू आउट जो एवरी स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो राइट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, राइट जो है रिस्पोंडेंट्स का इन रिसर्च, इससे मुराद जो है वो एंटाइटलमेंट और प्रोटेक्शन है अफोर्डेड टू इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करते हैं एज रिसर्च सब्जेक्ट्स। सो पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, रिस्पोंडेंट का राइट है फुली इन्फॉर्म होना नेचर के बारे में, पर्पस के बारे में और प्रोसीजर के बारे में ऑफ द रिसर्च स्टडी। और उसके बाद है राइट टू बी ट्रथफुल, रिसर्चर का जो एक एथिकल ऑब्लिगेशन है ट्रथफुल होने की उनके इंट्रैक्शन में रिस्पोंडेंट्स के साथ। और उसके बाद है प्राइवेसी, सो रिस्पोंडेंट्स का जो है वो राइट है प्राइवेसी का और प्रोटेक्शन का उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद है डिसेप्शन, सो डिसेप्शन जो है रिसर्च में इसमें शामिल है इंटेंशनली तौर पे विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोवाइड करना फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट्स को। सो ऑब्लिगेशन ऑफ द रिसर्चर, पहला है पर्पस ऑफ द रिसर्च इज रिसर्च। सो प्राइमरी ऑब्लिगेशन जो है रिसर्चर की वो क्या है, कंडक्ट करना रिसर्च। पर्पस जो होता है उसका एक्वायर करना नॉलेज और जनरेट करना न्यू इंसाइट्स। उसके बाद है फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डू नॉट मिस रिप्रेजेंट। सो रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि वो मिस रिप्रेजेंट नहीं करते वर्क को या फिर फाइंडिंग जो उन्होंने हासिल की है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी एक क्रूशियल प्रिंसिपल है रिसर्च में, रिसर्चर्स को स्ट्राइव करना चाहिए मेंटेन करने के लिए अनबाइज ऑन और इम्पार्शियल अप्रोच थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। और उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड क्लाइंट। सो प्रोटेक्ट करना राइट्स जो है टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट और क्लाइंट्स जो है ये जो है असेंशियल है। सो रिसर्चर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और अपहोल्ड करना चाहिए प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इंडिविजुअल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्टडीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।